हेलो स्टूडेंट्स, लर्न 24 कैड में आपका स्वागत है। देखिए स्टूडेंट्स, हम पिछले लेक्चर में कर रहे थे क्वेश्चन नंबर 28। ठीक है, तो ये आपको होमवर्क के लिए क्वेश्चन दिए थे कुछ मैंने, तो सबसे पहले उनको देख लेते हैं। उससे पहले आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे देते हैं जो हमारा ये सेक्शन चल रहा है। ठीक है, तो हम क्या पढ़ रहे हैं उसके बारे में पता होना चाहिए। तो देखिए, हम पढ़ रहे हैं एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल के लिए। देखो, जो पुराने बच्चे हैं उनको थोड़ा सा 2-4 मिनट एक्स्ट्रा लगेगा, तो आप क्या करें, वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर देना। ठीक है, जो बच्चे नए हैं उनके लिए थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन देना ज़रूरी है, तो उनको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। तो देखिए स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल के लिए जीके एंड जीएस वाला सेक्शन देख रहे हैं। ठीक है, अभी हम टेस्ट सीरीज से कर रहे हैं। इससे पहले हमने क्या था, P1 से लेकर P7 तक की क्लासेस अपलोड करी हैं। ठीक है, तो जो P1 से लेकर P7 तक की क्लासेस हैं, इनमें डिटेल लेक्चर्स हैं आपके EMRS से रिलेटेड, अगर आप ये पहली बार ये लेक्चर देख रहे हैं। ठीक है, उसके अलावा हमारे द्वारा ये M1 सीरीज चल रही है। ठीक है, तो M1 सीरीज में हम ये टेस्ट पेपर सॉल्व कर रहे हैं। इसमें भी जो शुरुआत की M4 तक सीरीज थी, तो वहाँ तक हमने इसको जो P1 वाली सीरीज है उसी को ही एक्सटेंड किया था। ठीक है, तो अभी M1 वाली सीरीज में हम क्वेश्चन पेपर के अंदर से आपको आपकी तैयारी को और एनरिच कर रहे हैं। ठीक है, जिससे आपको जो करंट के टॉपिक्स है, जो हम वहाँ पर लेक्चर्स नहीं बना पाए थे, वो यहाँ क्वेश्चन पेपर से आपके कवर हो सके। ठीक है, जीएस जीके वाले सेक्शन देख रहे हैं। इसके अलावा ये टेस्ट सीरीज भी चल रही है। अगर ये टेस्ट सीरीज में कोई एनरोल करना चाहे तो वो इसमें एनरोल कर सकता है। ठीक है, तो टेस्ट में क्या है, शुरुआत में तो देखो 30 क्वेश्चन थे, अब क्वेश्चन की जो संख्या है वो 60 कर दी गई है। ठीक है, जो लास्ट के 3 टेस्ट हैं, जो फुल लेंथ टेस्ट है, तो उनके अंदर ये 60 क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। हर सेक्शन से क्वेश्चन पूछे रहे हैं, जिसमें हिंदी है, इंग्लिश है, ठीक है, रीजनिंग, मैथ्स, पेडोलॉजी, ये कंप्यूटर जीके जीएस वाले क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं, जिससे आपकी होलिस्टिक तैयारी हो सके। तो ये थोड़ा सा ध्यान रख लें। ठीक है, तो और अगर टेस्ट से रिलेटेड कोई जानकारी चाहता है तो आप मुझे क्या कर सकते हैं, इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं 8111881610। ठीक है, अगर आपको कोई भी टेस्ट से रिलेटेड जानकारी चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सअप कर दें इस नंबर पे, आपको सारी जानकारी दे दी जाएगी। ये टेस्ट का पैटर्न है। अगर कोई टेस्ट अभी भी देना चाहता है तो उसको टेस्ट कैसे देने हैं, दो टेस्ट करके मैं उससे 2-3 दिन के अंदर ही सारे टेस्ट कवर करा लूँगा, जिससे क्या होगा, आपकी तैयारी और ज़्यादा एनहेंस हो सके। ये थोड़ा सा आप ध्यान रख सकते हैं। हालांकि कोई टेस्ट नहीं देना भी चाहे तो कोई दिक्कत नहीं, उसके लिए एक डेमो टेस्ट भी अवेलेबल है। अगर आपको लगता है कि नहीं, आपको पूरे टेस्ट एनरोल नहीं करने, तो डेमो टेस्ट के लिए आप मुझसे बोल सकते हैं, तो मैं आपको यहाँ पर एक कोई सा भी डेमो टेस्ट इनमें से अवेलेबल करा दूंगा, जिससे आपकी तैयारी और ज़्यादा मजबूत हो सके। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। अब आ जाइए इस वाले सेक्शन में। ठीक है, तो अपन ने क्या था, लास्ट टाइम आपको ये क्वेश्चन दिए थे मैथ्स के, है ना। तो ये बहुत सारे बच्चों ने इनके आंसर लिखा है और बहुत सारे ने नहीं लिखे। तो भाई आपके वहाँ मैथ्स नहीं आएगी, आप बताओ, आपके सिलेबस में मैथ्स टॉपिक नहीं है, रीजनिंग टॉपिक नहीं है या नहीं है? अगर है तो भाई इनके आंसर आप करने का ट्राई तो करें। बिल्कुल ईजी है, सारी चीज़ें आपको बता दी थी कि आप जब इस डायग्राम को पढ़ेंगे, पूरा यहाँ पर हिंट दे दिए थे कि भाई इन सबको इसमें क्या करना, कुछ भी नहीं करना है, आपको सिर्फ जोड़ते जाना है, और जब जैसे जैसे आप जोड़ते जाएंगे आपका आंसर निकलता जाएगा। इस तरह क्वेश्चन से कभी भी एग्जाम में नहीं घबराना चाहिए। देखने में बहुत हार्ड लगते हैं पर होते बहुत ईजी हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर रहा है, इफ द फॉलोइंग बार ग्राफ रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एनरोल इन डिफरेंट फैकल्टीज इन ए कॉलेज, देन व्हाट इज टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट एनरोल इन द कॉलेज। ठीक है, तो यहाँ पे पूछ रहा है कि इस कॉलेज में विद्यार्थियों की संख्या बतानी है कि कितनी, कुल मिला के कितनी संख्या में बच्चों ने यहाँ पे एडमिशन लिया है। तो देखो, साइंस में 200 लिया है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 200 लिख लेंगे। ठीक है, फिर अब यहाँ पे देखिए कॉमर्स में कितने, 300 बच्चों ने एडमिशन लिया है, तो यहाँ पे 300 लिख लीजिए। यहाँ पर देखिए आर्ट्स वाले में कितने ने लिया है, 500 बच्चों ने एडमिशन लिया है, 500 लिख लीजिए। अगर हम लॉ की बात करें तो लॉ 200 और 100 के बीच में कहीं आ रही है। ठीक है, तो ये 150 के आसपास आएगा, तो इसको 150 कर लीजिए। और एजुकेशन वाले डिपार्टमेंट की बात करें तो इसमें 100 बच्चों ने एडमिशन लिया है। ठीक है, जब आप इस सबको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 1250 स्टूडेंट निकल कर आएंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा आंसर। ठीक है, कितना ईजी। आपको क्या करना था, आपको थोड़ा सा एनालिसिस करना था और आंसर आपके सामने। तो इस तरह का अगर आपके एग्जाम में कोई क्वेश्चन आ जाए तो उसको बिल्कुल भी छोड़कर नहीं आना है। ठीक है, अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको जो होमवर्क के लिए दिया गया था वो ये दिया गया था। ब्लर आ रहा है क्या, एक सेकंड में इसको सही करता हूँ। सही हो जाओ यार, कई बार ये ऐसे क्यों हो रहा है यार, ये शिट। एक सेकंड रुको, ये सही करता हूँ इसको। पता नहीं यार क्या हो रहा है इसमें। यार ये क्वेश्चन है ना, सही नहीं हो पा रहा है,
तो ऐसा करता हूँ, मैं पढ़ के बता देता हूँ, आपको थोड़ा सा परेशानी होगी पर आप खुद से समझने की कोशिश करें। देखो, नई शिक्षा नीति 2020 के अकॉर्डिंग, ठीक है, कक्षा 5 से, है ना, क्लास कौन सी 5 से बात कर रहा है, क्लास 5 तक के विद्यार्थियों के लिए शिक्षा का माध्यम निम्न में से किसे रखा गया है? तो अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत और मातृभाषा या स्थानीय भाषा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो कक्षा 5 तक आपकी जो मदर लैंग्वेज है या फिर जो लोकल लैंग्वेज है उसके अंदर ही शिक्षा दी जाएगी, तो ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपको मैथ्स का क्वेश्चन दिया गया था, ठीक है। तो ये एलिमेंट्री एजुकेशन की बात करता है, कवर्स एजुकेशन फ्रॉम विच क्लास, ठीक है। तो जो एलिमेंट्री एजुकेशन है वो कौन सी क्लास तक से लेकर कौन सी क्लास तक के लिए? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्लास 1 से लेकर क्लास 8 तक के लिए एलिमेंट्री एजुकेशन का प्रावधान किया गया है, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा आंसर। इसके अलावा प्रश्न नंबर 31, ठीक है। तो ये हमने आपको क्वेश्चन दिया था, व्हेन वाज सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन एस्टेब्लिश, और इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस तरह का क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है EMRS में, ठीक है। तो और EMRS कब एस्टेब्लिश किए गए थे स्कूल्स, ये भी बताइए, ठीक है। जब हमने लेक्चर से स्टार्ट किया था, जो P1 कैटेगरी का लेक्चर है, तो उसमें हमने EMRS के बारे में डिस्कस किया था कि EMRS को कब इस्टेब्लिश किया गया था। तो इसके बारे में बताइए, जैसे CBSE पूछा गया ऐसे EMRS भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखो 1929 के अंदर, 1929 के अंदर क्या था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा बोर्ड ऑफ हायर एजुकेशन के लिए एक बोर्ड, हायर एजुकेशन के लिए एक बोर्ड एस्टेब्लिश किया गया था 1929 में, ठीक है। बाद में क्या था, 1952 के अंदर इसमें एक अमेंडमेंट किया गया। अमेंडमेंट करने के बाद इसका नाम चेंज कर दिया गया और उसे CBSE कर दिया गया, है ना, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। तो ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। इसकी एस्टेब्लिशमेंट कब हो रही है? 1929 के अंदर, ठीक है। पर अगर आपके 1929 ऑप्शन नहीं दे रखा तो ये 1952 आंसर हो जाएगा, और 1929 दे रखा हो तो 1929 हो जाएगा। परंतु 1929 में इसको CBSE के तौर पे एस्टेब्लिश नहीं किया गया था, बोर्ड ऑफ हायर एजुकेशन के रूप में इसको एस्टेब्लिश किया गया था। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, पर आप एक दो बार इस वीडियो को सुन लेना, ठीक है। और अगर फिर भी नहीं आए तो आप मुझे कमेंट कर देना, तो कमेंट में इसका आंसर आपको वहाँ पे और डिटेल में बता दिया जाएगा, ठीक है। तो इतना थोड़ा सा ध्यान रख लें कि 1929 के अंदर बोर्ड ऑफ हायर एजुकेशन के नाम से इसे एस्टेब्लिश किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, और बाद में एक अमेंडमेंट के द्वारा 1952 में इसका नाम चेंज कर दिया गया था, इसको सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन कर दिया गया। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये क्वेश्चन होमवर्क के लिए दिए थे, वो हमने यहाँ देख लिया। उसके अलावा यहाँ पर कुछ होमवर्क के क्वेश्चन दिए गए थे, तो आज ये इनको आप देखते हैं यहाँ पर एक एक करके। देखो पहला क्वेश्चन है, विच यूनियन मिनिस्ट्री इम्प्लीमेंट द PM प्रणाम स्कीम, ठीक है। तो मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स, मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। हिंदी में पढ़ दूँ, मिनिस्ट्री ऑफ रसायन और उर्वरक मंत्रालय, खेल मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय और गृह मंत्रालय। तो देखो क्या आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज करें, 10 से 15 सेकंड में इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिखें। और देखिए आप कमेंट, कुछ बच्चे कमेंट करते हैं, कुछ नहीं करते, तो यार आप कमेंट क्यों नहीं करते? देखते तो बहुत सारे बच्चे हैं वीडियो, ठीक है। तो आपके कमेंट से ही तो मुझे पता चलता है कि आप कितना सीरियस हो अपनी पढ़ाई को लेकर। तो 1 सेकंड लगता है कमेंट करने में, है ना, और आपको भी याद रहेगा, ये याद रहती हैं चीज़ें लंबे समय तक। तो देखिए मैं इसका आंसर आपको बताता हूँ। देखो ये PM प्रणाम स्कीम है, ऑप्शन नंबर ए, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड उर्वरक मंत्रालय के द्वारा, रसायन और उर्वरक मंत्रालय या केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स के द्वारा। इसमें यह है कि जो केमिकल्स और बहुत ज़्यादा फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करते हैं तो उसको क्या है, कम करना है, ठीक है। तो इस स्कीम के तहत क्या करा गया है, 2025 तक जो यूरिया के ऊपर सब्सिडी दी जाती है उसे आगे कंटिन्यू रखा गया। तो ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। तो ये नाम याद रख लें। आ जाइए प्रश्न नंबर 13 देखते हैं। अब देखिए, सोमपेन ट्राइब ऑफ पीपल विच वर सीन इन द न्यूज़, ठीक है। तो ये सोमपेन जनजाति हमारे देश में कौन से शहर में, कौन सी जगह मिलती है? झारखंड में मिलेगी, मध्य प्रदेश में मिलेगी, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में मिलेगी, आसाम में। तो शायद मैंने कल आपको करा दिया था, तो फिर वापस से कराता हूँ। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के अंदर हमें ये सोमपेन जनजाति देखने को मिलती है। यहाँ पर क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या कर रही है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में यहाँ पर जो पोर्ट्स हैं वो डेवलप करने की बात कर रही है, साथ में यहाँ पर हवाई पट्टी डेवलप करेगी, जिससे क्या होगा, यहाँ पर ये काफ़ी तादाद में यहाँ पे पेड़ पौधों को नुकसान पहुँचेगा, ठीक है। कटाई होगी, जब लैंड को क्लीन भी तो करना पड़ेगा, तभी तो ये चीज़ें का निर्माण होगा, ठीक है। तो जो एनवायरनमेंट है वो उससे कंसर्न हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा जो यहाँ पर ये जनजाति रहती है सोमपेन, तो इनके हैबिटेशन को भी लॉस हो सकता है। तो इसी को कंसर्न करते हुए यहाँ पर क्या है, जो पूर्व हमारे IAS अधिकारियों का जो ग्रुप है, उन्होंने हमारी जो प्रेसिडेंट है उनको एक लेटर लिखा है कि इस तरीके से ये करेंगे तो इससे ये एनवायरमेंटल और साथ साथ जो हमारी ट्राइबल कम्युनिटीज़ है उनको ये लॉस हो सकता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रख लें। इसके अलावा देखो ये पहला जो क्वेश्चन है ना, फर्स्ट क्वेश्चन,
ठीक है, ये वाला, ये प्रधानमंत्री पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा लॉन्च किया गया था जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान फ्रॉम विच स्टेट। ठीक है, तो ये मैंने आपको यहाँ पर गलत बता दिया, ये इसका होगा झारखंड। ठीक है, अगर ये क्या है, कन्फ्यूजन में छत्तीसगढ़ बोल रहा हूँ, मेरे को झारखंड याद आ रहा है पर बोल छत्तीसगढ़ रहा हूँ। ठीक है, तो ये झारखंड है, जो ये खूंटी गाँव है, खूंटी विलेज है, झारखंड के अंदर ही पड़ता है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, तो ये आंसर करेक्ट कर ले, बस एक ही क्वेश्चन गलत हुआ है, ऐसे सारे गलत नहीं हुए। और जो लेक्चर्स हमने बनाए थे P1 सीरीज, तो P1 या P2 के अंदर हमने इसके बारे में काफ़ी डिटेल में डिस्कस भी किया था। जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान जनमन योजना जो है, इसका मेजर ऑब्जेक्टिव यही है, जो जनजातियाँ पीछे रह गई हैं, ठीक है, दूर सरदूर गाँवों में रह गई हैं, उनको मुख्य धारा तक जोड़ना है, वापस से उनको कनेक्ट करना है। तो इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा जो हमारे बिरसा मुंडा जी हैं, उनकी जो बर्थ एनिवर्सरी है वो खूंटी गांव में सेलिब्रेट कर रहे थे, खूंटी गांव में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, तो यहीं से इस स्कीम को लॉन्च किया था। तो ये कहाँ पड़ती है, झारखंड के अंदर पड़ती है। और झारखंड क्या है, ये बंगाल प्रेसिडेंसी के अंदर आता था, हालांकि ये छत्तीसगढ़ वाला रीजन भी आता है, पर ये जो एट प्रेजेंट में लोकेशन है ये झारखंड के अंदर है। ठीक है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन सी, वो ऑप्शन बी नहीं है, इसको करेक्ट कर लें। ठीक है, तो ये एक एरर था, तो आपको करेक्ट कराना ज़रूरी है, क्योंकि एग्जाम में सही चीज़ें याद करके जानी है, गलत नहीं करके जाना कुछ भी। ठीक है, अब आ जाइए इसके अलावा 14 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 14 नंबर का क्वेश्चन है, अगरतला अखोरा सीमा पर रेल लिंक परियोजना भारत के किस देश से जोड़ती है। ठीक है, तो ये क्या अभी करंट में था ये टॉपिक। ठीक है, तो ये मैंने करंट से इसलिए उठाया क्योंकि कई बार क्या होता है, ये स्कूल्स वाले जो एग्जाम्स होते हैं इनमें इस तरह के जो एक आध क्वेश्चन करंट से चिपका देते हैं, तो वो क्वेश्चन भी हमारा गलत ना हो, तो हम वो भी लेके चल रहे हैं साथ में। ठीक है, जहाँ से हाई प्रोबेबिलिटी आपसे पूछा जा सकता है, तो वो क्वेश्चंस मैंने अपने टेस्ट सीरीज में पूछने की कोशिश करी है, हालांकि ऑनलाइन भी मैं आपको बता रहा हूँ, तो जिससे क्या होगा, सभी बच्चों को समान रूप से उसका बेनिफिट मिल सके। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। अब देखिए, अगरतला अखूरा क्रॉस बॉर्डर रेल लिंक प्रोजेक्ट कनेक्ट इंडियाज विथ विच कंट्री। ठीक है, तो ये भारत को कौन से देश के साथ जोड़ता है, नेपाल को, बांग्लादेश को, म्यांमार को या थाईलैंड को, तो ये जोड़ता है बांग्लादेश को। ठीक है, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए, आपको आने वाले किसी ना किसी एग्जाम में ये क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। मैं ये नहीं कह रहा स्कूल वाले एग्जाम में मिलेगा, इसके अलावा भी किसी एग्जाम में देखने को मिल सकता है, हालांकि आपके एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, एक बार मैं आपको इसकी लोकेशन भी दिखा देता हूँ, अखूरा अगरतला रेल लिंक प्रोजेक्ट की। ठीक है, ये रहा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं, ये रहा अखूरा और ये अगरतला। अगरतला क्या है, अगर मैं आपसे पूछूं अगरतला क्या है, तो अगरतला क्या है, हमारे जो त्रिपुरा स्टेट है उसकी यूनियन टेरिटरी, वो यूनियन टेरिटरी के कैपिटल है। ठीक है, तो ये थोड़ा यार थोड़ी गड़बड़ हो रही है। ठीक है, यूनियन टेरिटरी बोल रहा हूँ मैं इसको, कोई बात नहीं, कभी कभी हो जाता है। ठीक है, कैपिटल भी यूनियन टेरिटरी निकल जाती है, अपन एक साथ दो काम कर रहे होते हैं सब। ठीक है, तो देखो अखूरा क्या है, एक शहर है बांग्लादेश का, ये नाम याद रख लें, ये जगह ये रही। और ये जो अगरतला है त्रिपुरा की कैपिटल है। ठीक है, देखो नाम कितना, अगर जैसे मान लीजिए बहुत सारे बच्चे होते हैं उनको स्टेट की कैपिटल याद नहीं रहती है ना, तो त्रिपुरा की अगरतला याद रखना बहुत ही ईजी है। जैसे मान लीजिए आपने ऐसे बोला 3 पूड़ी अगरतली। ठीक है, 3 पूड़ी अगरतली तो मैं नहीं खाऊंगा। ठीक है, तो इसको याद रख सकते हैं हम, त्रिपुरा से 3 पूड़ी बोल लीजिए और अगरतला से अगरतली बोल लीजिए। ठीक है, याद रख सकते हैं। तो इस तरीके से आप ट्रिक बना के भी इनको याद रख सकते हैं। स्टेट की कैपिटल कितना इजी था इसको याद करना, इजी था या नहीं था, बताओ कमेंट सेक्शन में। अब देखिए, नॉलेज हेल्थ केयर इनोवेशन एंड रिसर्च खीर सिटी इज, खीर KHIR, आपके एग्जाम में ये दिया जा सकता है, खीर सिटी है क्या, इस तरीके से ऐसा पूछा जा सकता है। ठीक है, तो के से क्या होगा, नॉलेज हेल्थ केयर इनोवेशन एंड रिसर्च पे फोकस करते हुए सिटी को डेवलप किया जाएगा। तो कौन सी सिटी, कर्नाटका ने ये इनिशिएटिव लिया है, तमिलनाडु ने लिया है, असम ने लिया, वेस्ट बंगाल ने लिया। बताइए कौन सी सिटी में को डेवलप किया जाएगा खीर सिटी के रूप में। तो ये आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कर्नाटका। ठीक है, आ जाओ यहाँ पे चलते हैं, आंसर देखते हैं इसका। कौन सा क्वेश्चन कर रहे थे अपन, ये हो गया 15वां क्वेश्चन। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट्स प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 क्या कह रहा है, नॉलेज हेल्थ केयर इनोवेशन एंड रिसर्च। तो जब इनके फर्स्ट वर्ड को, फर्स्ट लेटर को आप पढ़ेंगे मिलाएंगे, तो ये क्या बनेगा, एक्रोनिम बनेगा खैर।
ठीक है। तो खिर सिटी इनमें से किस राज्य के साथ में उसका संबंध है? कर्नाटका, तमिलनाडु, असम या वेस्ट बंगाल? तो इसका आंसर जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिखें। 10 से 15 सेकंड का समय लें और इसका आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर आप लिख सकते हैं। मैं इसका आंसर बताता हूँ। देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो ये कौन से शहर की बात करता है? कर्नाटका की बात करता है। आ जाइए, मैं आगे लेके चलता हूँ। अब देखिए प्रश्न नंबर 15 का आंसर हो जाएगा कर्नाटका। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो कर्नाटका गवर्नमेंट क्या कर रही है? अट्रैक्ट कर रही है 40,000 करोड़ रुपए वो इन्वेस्ट करेगी किस क्षेत्र में? हेल्थ केयर के क्षेत्र में, इनोवेशन के क्षेत्र में, नॉलेज के क्षेत्र में एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट के क्षेत्र में, जिससे क्या होगा यहाँ पर इसको जो इनका शहर है बेंगलुरु शहर, उसको इस तरीके से डेवलप किया जा सके। हेल्थ केयर, इनोवेशन, नॉलेज एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट के क्षेत्र में उसको बहुत ज़्यादा एडवांस किया जा सके। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखते हैं। किसके साथ संबंध है खिर सिटी का? कर्नाटका के साथ में। आज ये प्रश्न नंबर 16 देखते हैं। देखो प्रश्न नंबर 16 है अंकोर वट विच वॉज सीन इन द न्यूज़ इज लोकेटेड इन विच कंट्री? तो अंकोर वट अभी हाल ही में न्यूज़ में था। एक्चुअली क्या है, अंकोर वट को दुनिया का 8वां अजूबा बनाएगा, 8th अजूबा। ठीक है, इटली का पंपेली ऐसे कुछ है थे ना, वो तो उसको पिछाड़ते हुए अंकोर वट को 8th अजूबे के रूप में मान्यता दी गई है, इसीलिए पूछा गया। तो ये अंकोर वट कौन से देश में पड़ता है? म्यांमार में, भूटान में, श्रीलंका में, कंबोडिया में है। तो कौन से देश के अंदर ये लोकेटेड है? ये हिंदुओं का एक प्रोमिनिएंट टेम्पल है जिसमें हिंदू प्लस बुद्धिस्ट हमें आर्किटेक्चर की झलक देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। बताइए कहाँ पर है, इसका क्या हो जाएगा? इसका आंसर बताओ जल्दी से। तो 10 से 15 सेकंड में आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिखें। मैं तो अभी बता रहा हूँ। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, कंबोडिया हो जाएगा इसका आंसर। तो आ जाइए, इसको आंसर पे भी लिखे चलते हैं आपको। तो देखिए ये रहा डी। तो आंसर क्या हो जाएगा? कंबोडिया हो जाएगा। अंकोर वट लोकेटेड इन कंबोडिया, है ना। 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड बीटिंग इटली पोम्पेई को इसने पीछे छोड़ा है। ठीक है, तो ये जो अंकोर वट है इसका निर्माण किसने कराया था? इसका निर्माण किंग सूर्यवर्मन सेकंड ने करवाया था। सेकंड याद रखना है, सूर्यवर्मन। ठीक है, SV सूर्यवर्मन सेकंड के द्वारा इसका निर्माण कराया गया था 12th सेंचुरी में, है ना। सेकंड है और 12वीं शताब्दी के अंदर करवाया था, तो ऐसे भी याद रख सकते हैं। सेकंड है, 12th है। ठीक है, ऐसे जोड़ेंगे तो आपको थोड़ा ध्यान रखा। यहाँ भी 2 आ रहा है, ये 2 लास्ट में भी 2 है ना। तो सेकंड सेंचुरी मत कर देना, 12th सेंचुरी, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। ठीक है, कई बार ये भी पूछ लिया जाता है जो देखो आप सोचते हैं कि ये हिस्ट्री का क्वेश्चन 2000 सदी पुराना, 1200 सदी पुराना, ये हमसे उठा के क्यों पूछ रहा है अभी? वो इसीलिए पूछा है कि वो करंट में होता है ना। तो इसीलिए ये आपके एग्जाम में भी आ जाते हैं। आप सोचते हैं यार ये तो, फिर आप जैसे किंग सूर्यवर्मन ने तो ये इसका निर्माण करवाया अंकोर वट का, पर आप 50 प्रकार की चीज़ें याद करने बैठ जाते हैं जो जिनका कोई रिलेवेंट ही नहीं है। भाई वो एग्जाम में नहीं पूछ रहे आपसे, वहाँ भी वो पूछेंगे जो करंट में चल रहा है उसकी हिस्ट्री उठा के पूछ लेंगे। ठीक है, तो ये थोड़ा ध्यान रखें, इसलिए ये चीज़ें पढ़नी है आपको। अब देखिए यहाँ पर, तो ये हिंदू एंड बुद्धिस्ट यहाँ पर आर्किटेक्चर आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, ये थोड़ा सा ध्यान रखें। अब जाइए यहाँ पर, अब प्रश्न नंबर 17 करते हैं। तो बताइए मदाई फेस्टिवल। ठीक है, तो ये फेस्टिवल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस जो करंट में है वो सारे फेस्टिवल्स आपके ट्राइबल से रिलेटेड फेस्टिवल्स हैं, तो वो सारे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। सारे ही फेस्टिवल इंपॉर्टेंट नहीं है, जो करंट के ट्राइबल फेस्टिवल्स हैं वो EMRS के लिए तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उनसे रिलेटेड कोई न्यूज़ है वो सब इंपॉर्टेंट है। तो ये मदाई फेस्टिवल इज़ ए ट्राइबल फेस्टिवल। ठीक है, तो इसको इंपॉर्टेंट मार्क करिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ये आपके एग्जाम में आ सकता है, तो इसको रिवाइज करके जाना। और जो आपको P1 से लेके P7 + M1 वाले लेक्चर्स के अंदर जो भी टॉपिक्स बताए गए उनको एक बार जरूर रिवाइज करके जाना, वहाँ से आपको अपने एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा ध्यान रखें। तो ये ट्राइबल फेस्टिवल ऑफ विच अमॉन्ग द फॉलोइंग स्टेट? आसाम, बिहार, छत्तीसगढ़ या मणिपुर? तो जल्दी से इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिखें, बताएं कि मदाई फेस्टिवल इनमें से कौन सी स्टेट से रिलेटेड है। क्या आपको ये आंसर क्वेश्चन पहले पता था? ठीक है, ये भी बताओ, कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ कि आपने इतने सारे यूट्यूब्स, इतने सारे चैनल्स देखे, तो वहाँ पर क्या ये मदाई फेस्टिवल आपको करवाया गया था या नहीं? मैं वैसे ही जानना चाह रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि हम पढ़ा रहे हैं इसलिए। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जो अदर टीचर्स हैं क्या वो करंट के इन डेप्थ जो टॉपिक्स हैं वो लेके चल रहे हैं या नहीं चल रहे थे। ठीक है, हालांकि देखो मैंने तो क्या है, अभी सिर्फ एक स्टूडेंट ने मुझसे कहा था कि सर मुझे है ना जीके के कुछ बात बताइए, मतलब जीके से रिलेटेड कुछ बताइए जिसे EMRS में जहाँ से पूछा जा सकता है। तो मैंने कहा चलो मैं आपके लिए लेक्चर से ले आता हूँ। ठीक है, तो वो एक स्टूडेंट के चक्कर में लेक्चर लेकर आया और एक फिर कारवा आगे चलता चला गया। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। तो मैंने देखा कि जब एक ही हेल्प कर रहे हैं तो सभी की हेल्प कर देते हैं। ठीक है, तो ये है मदाई त्यौहार निम्नलिखित में से किस राज्य का आदिवासी त्यौहार है? तो आसाम, बिहार, छत्तीसगढ़ और मणिपुर। ठीक है, तो ये बताइए मदाई त्यौहार निम्नलिखित में से किस राज्य का आदिवासी त्यौहार
त्यौहार है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो ये छत्तीसगढ़ से रिलेटेड है। कहाँ से रिलेटेड है? छत्तीसगढ़। आ जाओ इसका आंसर देखते हैं यहाँ पर, ये रहा इसके बाद। ठीक है, 17 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, छत्तीसगढ़। ठीक है, मदाई फेस्टिवल इज ए पॉपुलर फेस्टिवल ऑफ छत्तीसगढ़। ये थोड़ा सा ध्यान रखें। इसको कौन सेलिब्रेट करता है? गोंड ट्राइब के द्वारा इसे सेलिब्रेट किया जाता है। तो गोंड ट्राइब याद रखना है, गोंड ट्राइब। ठीक है, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ट्राइब मार्क याद कर लीजिए। कौन सा मदाई फेस्टिवल किस जनजाति के द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है? तो गोंड ट्राइब के द्वारा इसे सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, ये दोनों पॉइंट याद रख लेना। मदाई ये याद रख लेना, ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ तो ये गोंड ट्राइब जरूर याद रखनी है। ठीक है, आ जाओ प्रश्न नंबर 18 देखते हैं। इन विच इंडियन स्टेट डोगरी लैंग्वेज इज वाइडली स्पोकन। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर पूछा गया डोगरी लैंग्वेज कहाँ सबसे ज़्यादा बोली जाती है ना? उत्तर प्रदेश में, जम्मू एंड कश्मीर में, तमिलनाडु में और बिहार में। तो इसका थोड़ा सा मैं इतिहास भी आपको बता देता हूँ लैंग्वेज का। देखो जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल है, आर्टिकल 343। ठीक है, 343 आपको याद कराने की ट्रिक से बता रहा हूँ कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो लैंग्वेज है जो हम बोल रहे हैं, ठीक है, उसके लिए भी प्रोविजन दे रखा है। आर्टिकल 343 से लेके आर्टिकल 351। ठीक है, तो ये इंडियन आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन डील करते हैं इससे लैंग्वेज से। तो हमारे क्या है, शेड्यूल लैंग्वेज डिसाइड की गई है ना? तो शेड्यूल लैंग्वेज कौन से शेड्यूल के अंदर मेंशन की गई है? तो ये हमारी 8th शेड्यूल है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की 8th शेड्यूल किससे डील करती है? लैंग्वेज से डील करती है, जिसके अंदर इनिशियली जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था तब सिर्फ 14 लैंग्वेज को रिकॉग्नाइज किया गया था। फिर बाद में क्या था, इसमें अमेंडमेंट किए गए। एक अमेंडमेंट किया गया था 21st अमेंडमेंट। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया था। ये कब किया गया था? 1967 में किया गया था। और इसमें लैंग्वेज जोड़ी गई थी। कौन सी जोड़ी गई थी? सिंधी। ठीक है, सिंधी लैंग्वेज को जोड़ा गया था। फिर उसके बाद में 71st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया था। ठीक है, ये कब किया गया था? ये 1992 के अंदर किया गया था, 1992 के अंदर। ठीक है, इसके अंदर 3 लैंग्वेज जोड़ी गई थी। कौन कौन सी बताता हूँ आपको। पहली जोड़ी गई थी कोंकणी। ठीक है, कोंकणी, नेपाली। ठीक है, और एक जोड़ी गई थी मणिपुरी। मणिपुरी थी कि ऐसे कुछ थी, मणिपुरी होगा ना? मैं एक बार ये फिर भी कंफर्म कर दूंगा आपको। कोंकणी, नेपाली एंड मणिपुरी, ये वैसे मेरे हिसाब से। ठीक है, मेरे हिसाब से क्या वैसे ये लैंग्वेज जोड़ी गई थी। ये 71st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992 में जोड़ी गई थी। फिर ये देखो, ये 14 हो गई, 14वीं लैंग्वेज यहाँ तक थी। फिर ये 15 जोड़ी गई, ये 16, 17 और 18, ये टोटल मिला के 18 लैंग्वेज हो गई। फिर क्या था, 2000 ये हुआ था 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ठीक है, 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 92 लिखा है मैंने ये। ठीक है, 92, ये सही नहीं लिख पा रहा हूँ, एक मिनट रुको, इसको मिटा के थोड़ा सही वापस से कर देता हूँ। ये क्या काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हाल न्यूज़ में है तो फिर आपको पता भी होना चाहिए। 92nd, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया था। कब किया गया था? 2003 के अंदर किया गया था, 2003 के अंदर किया गया था। तो इसमें क्या है, 4 लैंग्वेज जोड़ी गई थी। 4 लैंग्वेज कौन कौन सी हो गई? एक हो गई बोडो, दूसरी कौन सी हो गई? संथाली, तीसरी कौन सी हो गई? मैथिली, और चौथी कौन सी हो गई? ये वाली डोगरी। ठीक है, ये चौथी लैंग्वेज हो गई डोगरी। ठीक है, इसीलिए मैंने ये पूरी कहानी सुनाई है कि ये जो डोगरी लैंग्वेज है इसको क्या है, शेड्यूल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया था 2003 के अंदर। ठीक है, तो ये कहाँ बोली जाती है? ये जम्मू एंड कश्मीर में बोली जाती है। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, जम्मू एंड कश्मीर में सर्वाधिक बोली जाती है। और ये जैसे मान लो मैंने बोला यहाँ पर कोंकणी, तो इंडिया में जो कोंकण क्षेत्र है, कोंकण बताओ कोंकण रीजन किधर है? अब मैं मान लो इंडिया का मैप बनाता हूँ आपके लिए, यहाँ खाली जगह बनाता हूँ। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमारे इंडिया का मैप है, थोड़ा जल्दी जल्दी बना रहा हूँ, आप समझ जाना। ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं कर सकता मैं आपको ज़्यादा। ठीक है, तो ये गुजरात के नीचे ये वाला जो कोस्ट है ना, ये वाली कोस्ट, ये ऊपर वाली, इसको बोला जाता है कोंकण, और ये नीचे वाली जो कोस्ट है इसको बोला जाता है मालाबार। ठीक है, तो कई बार ये एग्जाम में पूछ ले जाते हैं, तो इनको थोड़ा सा ध्यान रख लें। ठीक है, आ जाओ अब आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 19 में। अब देखिए प्रश्न नंबर 19, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बताइए आनंद मठ इज रिटन बाय, आनंद मठ के निर्माण मतलब किसने लिखा था? इनमें से किसके द्वारा आनंद मठ का लिखा गया है? तो आनंद मठ में क्या है, हमारा जो
वंदे मातरम है, ठीक है, ये आनंद मठ से ही उठाया गया है, ये थोड़ा सा ध्यान रख सकता है। तो ये बंकिम चंद्र चटर्जी या चट्टोपाध्याय के द्वारा लिखा गया था, हरिवंश राय बच्चन ने लिखा है, प्रेमचंद्र के द्वारा लिखी गई है, या फिर जयशंकर प्रसाद के द्वारा ये आनंद मठ लिखा गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अब 10 से 12 सेकंड में इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिखा है, मैं इसका आंसर बताता हूँ। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बंकिम चंद्र चटर्जी या बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा ये आनंद मठ लिखा गया है, ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। तो डोगरी, ये डोगरी तो जम्मू एंड कश्मीर में बोली जाती है। 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2003 के द्वारा इसे हमारे संविधान में एक शेड्यूल लैंग्वेज के रूप में इसे जगह दी गई है, ठीक है। तो ये थोड़ा ध्यान रख लें, हालांकि पूरी स्टोरी बता दी आपको, तो ठीक है। अब ये बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा आनंद मठ कौन सी ईयर में? 1882 के अंदर लिखा गया था, एज ए नोवेल लिखा था, ठीक है, उपन्यास बोल सकते हैं आप इसको। यहीं से हमारा वंदे मातरम जो गीत लिया गया वो यहीं से लिया गया है ना। कई बार ये भी चीज़ पूछ ली जाती है। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 20 करते हैं। हु रोट द फेमस शिल्पादिकरम, ठीक है। तो शिल्पादिकरम जो नाटक है वो इनमें से किसके द्वारा लिखा गया है ना? थिरुवल्लुवर, ऋतु संभारा, इलांगो आदिगल के द्वारा, या नन ऑफ दीज, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये भी बहुत बार एग्जाम में, किसी भी एग्जाम में उठा के पूछ लिया जाता है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तमिल कहानी है, ठीक है, तमिल पोइट के द्वारा लिखा गया है, तो तमिल के कैरेक्टर्स हैं, है ना। तो ये कई बार पूछा जाता है। आपने नाम सुना होगा कन्नगी, ठीक है, नाम सुना है कन्नगी। कन्नगी की पायल थी, पायल के ऊपर पूरी कहानी है। ये कहानी चलो कभी और सुनाएंगे, अभी तो यहाँ पर इसका आंसर बताते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आप वही 10 से 12 सेकंड में इसका आंसर लिखें, मैं आंसर बताता हूँ। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, इलानो अदीगल के द्वारा ये इस उपन्यास को, इस नोवेल को लिखा गया है, ठीक है। कई बार पूछा जाता है, तो आप इसको थोड़ा सा ध्यान रख लें। शिल्पादिकरम कंसिस्ट ऑफ 5370 लाइन्स, है ना, कंपोज्ड इन द आकावाल मीटर, पता नहीं क्या लिखा हुआ है, ठीक है, आकावाल मीटर में रचित। ये यार मीटर में कौन नापने बैठा है, ठीक है, हालांकि यहाँ लिखा है, तो आप इसको थोड़ा सा ध्यान रख लें। आकावाल मीटर के अंदर इसको कंपोज किया गया है। 5370 इसमें लाइनें लिखी गई हैं। किसने लिखी गई हैं? इलानो अदीगल के द्वारा इसे कंपोज किया गया है। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। आ जाओ यहाँ पर, अब इसमें क्या है, प्रश्न नंबर 21 करते हैं। आ जाइए। सावित्री बाई फुले, इंडियाज फर्स्ट वुमेन टीचर, वॉज फ्रॉम विच स्टेट, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन का आंसर तो 99% सभी लोगों का सही होना चाहिए। वैसे तो 100% होना चाहिए, पर एक आध बच्चा ऐसा होगा जो इसको गलत कर सकता है, ठीक है, इसलिए मैंने 99% बोला है। हालांकि उसको भी गलत नहीं करना है, अभी बताता हूँ कैसे नहीं करना है। देखो यहाँ पे आप नाम पढ़िए, सावित्री बाई फुले, ठीक है। तो जनरली आपने ये तमिलनाडु में सरनेम सुने हैं, महाराष्ट्र नाम सुने हैं, केरला के सुने हैं, या आंध्र प्रदेश के सुने हैं, ठीक है। अगर आप थोड़ा सा भी मतलब कोई मूवीज़ देखते होंगे, है ना, बॉलीवुड की मूवीज़ देखने का शौक होगा, तो वहाँ से ही आपको ये नाम से पता चल जाएगा भाई ये कौन सी जगह के होंगे, है ना। सावित्रीबाई फुले का संबंध कहाँ से? महाराष्ट्र से, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखें। सावित्रीबाई फुले और इनके पति का नाम बताइए, क्या नाम था इनके पति का नाम? इन दोनों ने मिलकर क्या है, महिलाओं को शिक्षित करने के लिए जो वुमेन्स कॉलेज की स्थापना करी थी, ये थोड़ा सा ध्यान रखें, ठीक है। तो इनके पति का नाम है ज्योतिराव फुले, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाइए, सावित्रीबाई फुले और ज्योतिराव फुले के साथ मिलकर सावित्रीबाई फुले ने 1848 में भिंडे वार्ड पुणे के अंदर देश का पहला लड़कियों का स्कूल खोला था, और जिसमें क्या था, क्या शिक्षा देते थे, ये जो दमनकारी जाति आधारित सामाजिक मानदंडों को चुनौती दी गई थी, दलितों को शिक्षा देने के ऊपर फोकस किया गया था, वुमेन्स एजुकेशन की बात करते थे, ठीक है, मॉडर्न एजुकेशन की बात की गई थी, ठीक है, समाज में इक्वलिटी की भावना लाने की बात करते थे। तो इस तरीके के मतलब मॉडर्न लाइन पर, एजुकेशन लाइन पर ये स्कूल खोले गए थे, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। आज ये प्रश्न नंबर 22 करते हैं। विच इंडियन चाइल्ड एक्टर वॉन द इंटरनेशनल प्रेस अकेडमी अवार्ड, IPA अवार्ड, ठीक है। तो कौन से चाइल्ड एक्टर के द्वारा ये अवार्ड जीता गया है? तो यहाँ पे है भाविन राबारी, ठीक है, रबारी, ठीक है, सनी पवार, राय भानुशाली, ठीक है, नागा विशाल। तो इनमें से कौन से चाइल्ड एक्टर के द्वारा ये इंटरनेशनल प्रेस अकेडमी अवार्ड जीता गया है? तो जल्दी से इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिखें, मैं इसका आंसर बताता हूँ। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, भाविन रबारी के द्वारा ये अवार्ड जीता गया है। ये याद करने की चीज़ है, याद कर लीजिए। अजय प्रश्न नंबर 23 करते हैं। देखो रंजीत गुहा, ठीक है, रंजीत गुहा ये बहुत प्रोमिनेंट पर्सनैलिटी थी, ठीक है, अभी हाल ही में इनकी निधन हो गया था, तो इसलिए पूछा गया हु पास्ट अवे रिसेंटली वॉज एसोसिएटेड विथ विच प्रोफेशन। तो इनका संबंध किस
क्षेत्र से है, स्पोर्ट्स से है, हिस्टोरियन थे, बिजनेस पर्सन थे या पॉलिटिशियन थे? तो जल्दी से इनके बारे में बताइए। रणजीत गुहा के नाम बारे में आपने सुना है तो क्या सुना है? ये स्पोर्ट्स पर्सन है, हिस्टोरियन है, बिजनेस पर्सन है या पॉलिटिशियन है? तो ये आप 10 से 15 सेकंड में इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिखें, मैं इसका आंसर बताता हूँ। तो ये प्रोमिनेंट हिस्टोरियन है, ठीक है। हिस्ट्री की किताबें लिखी है ना बहुत सुंदर सुंदर, तो ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप ये पढ़ सकते हैं। इनकी जो लेटेस्ट किताब थी, ठीक है, 2009 में इन्होंने एक किताब लिखी थी जिसका नाम है द स्मॉल वॉइस ऑफ हिस्ट्री, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं रंजीत गुहा के बारे में, ये हिस्टोरियन है। और इनकी जो लास्ट किताब है 2009 में छपी थी, द स्मॉल वॉइस ऑफ हिस्ट्री लिखी थी। और ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में अपनी जो किताबें लिखते थे, हिंदी के भी बहुत अच्छे ज्ञाता थे और बंगाली के तो थे अपनी। देखो रीजनल लैंग्वेज के तो सभी अच्छे ज्ञाता होते हैं। जैसे मान लीजिए आप जिस क्षेत्र से आ रहे हैं तो वहाँ की जो रीजनल लैंग्वेज है आप बहुत अच्छी बोलते होंगे, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि तीसरी लैंग्वेज अच्छे से बोलें तब थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होगा, तीसरी चौथी पाँचवीं अगर इतनी लैंग्वेज बोल पाए तो फिर आ जाए, अलग ही मज़ा आ जाए, है ना। तो कोशिश करेंगे किसी दिन छठी लैंग्वेज बोलने का, ठीक है। आ जाओ यहाँ पर प्रश्न नंबर 24, विच इंडियन रिसीव नासा इम्पैक्ट प्लानेट अवार्ड 2023, ठीक है। 2013 का 2023 का नासा इम्पैक्ट प्लानेट अवार्ड कौन से इंडियन को दिया गया है? डॉक्टर सुजीत रॉय को, अखिलेश तुतेजा को दिया गया है, ठीक है, बालाजी श्रीनिवासन को दिया गया है या उमेश सचदेव को दिया गया है? तो बताइए किसको दिया गया है नासा इम्पैक्ट प्लानेट अवार्ड 2023? ये पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है, अवार्ड से पूछा जा सकता है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है तो इसीलिए मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, डॉक्टर सुजीत रॉय को ये अवार्ड दिया गया है, ठीक है। आ जाओ यहाँ पर, करेक्ट आंसर हो जाएगा डॉक्टर सुजीत रॉय, ठीक है। ये याद कर लें, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नासा इम्पैक्ट प्लानेट अवार्ड 2023 से इन्हें सम्मानित किया गया है। आ जाइए यहाँ पर प्रश्न नंबर 25, ठीक है। विच इंस्टीट्यूशन लॉन्च 1 वीक 1 लेव कैंपेन, ठीक है। तो इनमें से कौन से इंस्टीट्यूट के द्वारा ये 1 वीक 1 लेव कैंपेन ऑर्गेनाइज किया गया, ठीक है, शुरू किया गया? तो ये नीति आयोग के द्वारा किया गया है, बार्क के द्वारा किया गया है, CSIR के द्वारा किया गया है या इसरो के द्वारा इसे इनिशिएट किया गया है? काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। EMRS पॉइंट्स ऑफ व्यू से भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। EMRS एग्जाम में ये क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी हाई रहेगी, तो इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लें, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बताइए नीति आयोग, बार्क, CSIR या इसरो? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा CSIR, ठीक है। तो आ जाओ इसके बारे में भी आपको पढ़ के बता देते हैं, ठीक है। तो CSIR की फुल फॉर्म हो जाएगी काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, ठीक है। तो इसके द्वारा ये 1 वीक 1 लैब कैंपेन शुरू किया गया है ना। 1 वीक होगा, 1 लैब होगी, ठीक है। तो इस तरीके से ये 6 जनवरी 2023 को इसको लॉन्च किया गया था। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, अपने इसी साल का है तो और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो ये थोड़ा ध्यान रखें। और ये प्रश्न नंबर 26 करते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग गॉट द महाभारता ट्रांसलेटेड इनटू द पर्शियन एंड नेम इट एज द रज्मनामा, ठीक है। तो ये महाभारत जो है उसको फारसी में किसने अनुवाद करवाया था और इसका नाम रज्मनामा किसने रखा था, ठीक है। तो ये पूछा गया है ना, मतलब इसे इसका नाम बाद में रज्मनामा से इसको फारसी लैंग्वेज पर्शियन लैंग्वेज के अंदर इसको लिखा गया है। तो किसके द्वारा इसको लिखवाया गया था, ठीक है? अकबर के द्वारा, जहांगीर के द्वारा, औरंगजेब के द्वारा या नॉन ऑफ दिस। मैं ये नहीं कह रहा कि किसने इसको लिखा है, ट्रांसलेट किया, किसने नहीं किया, ये इनमें से किसी ने भी इसका ट्रांसलेशन नहीं किया, लिखवाया, ठीक है। कोई और लिख रहा है पर इसके काल में ये लिखा गया है पर्शियन लैंग्वेज में, ठीक है। तो उसके शासन काल में इसको लिखवाया गया था। तो कौन से राजा के द्वारा लिखवाया गया था? और इन सब में से देखो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि इन सब में से कौन अनपढ़ था, कौन पढ़ा लिखा नहीं था, कौन इलिटरेट था, ऐसे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो अकबर, जहांगीर, औरंगजेब में से बताइए कौन पढ़ा लिखा नहीं था, ठीक है। तो देखो अकबर जो था ना वो पढ़ा लिखा नहीं था, बिल्कुल भी उसको पढ़ाई लिखाई का ज्ञान नहीं था, परंतु अकबर पढ़ा लिखा ना होने के बावजूद भी उसने
जो अपने दरबार था, अपने जो शासनकाल था, उसके अंदर पैट्रोनेज किया था, सभी प्रकार के जो विद्वान थे उनको संरक्षण दिया था, ठीक है। चाहे वो पेंटिंग से रिलेटेड हो, चाहे वो कविताएं लिखते हों, चाहे वो कहानियां लिखते हों, तो उसने अकबर ने सभी का पूर्ण रूप से सम्मान किया था। ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। तो अकबर क्या है, पढ़ा लिखा नहीं था, परंतु इनके पीरियड के अंदर ही महाभारत का ट्रांसलेशन हुआ था पर्शियन के अंदर। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा, ठीक है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा सा ध्यान रखें। आज ये प्रश्न नंबर 27 करते हैं। देखो, मधुबनी इज अ फेमस फोक पेंटिंग फ्रॉम विच इंडियन स्टेट, ठीक है। तो मधुबनी इनमें से कौन सी फोक पेंटिंग का मतलब, फोक का मतलब होता है लोक चित्रकला, ठीक है। तो मधुबनी किस भारतीय राज्य की प्रसिद्ध लोक चित्रकला शैली है, तो बताइए, बिहार की, झारखंड की, उत्तर प्रदेश की या मध्य प्रदेश की। देखो, ये आंसर तो आपको बहुत ईजिली आता होगा। अब यहाँ से ये होमवर्क का क्वेश्चन देता हूँ, ठीक है। 2-3 क्वेश्चन होमवर्क देता हूँ। पहला क्वेश्चन हो जाएगा, मधुबनी इज अ फेमस फोक पेंटिंग फ्रॉम विच इंडियन स्टेट, तो बताइए इसका आंसर लिखिए। दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा होमवर्क का, ठीक है। ये भी होमवर्क के लिए क्वेश्चन कर देते हैं। महर्षि व्यास इज द कंपोजर ऑफ विच फिलॉसफी, तो महर्षि व्यास के द्वारा इनमें से कौन सी मतलब किस फिलॉसफी को कंपोज किया गया है, ये बताइए, ठीक है। तो महर्षि व्यास किस दर्शन के रचयिता हैं, मीमांसा के हैं, वेदांता के हैं, योगा के हैं, न्याय के हैं। अब देखो, आपका क्वेश्चन और हो जाता है, ये तो दूसरा क्वेश्चन हो गया, ठीक है। दूसरे के साथ तीसरा, चौथा और पांचवा क्वेश्चन इसी में है कि भाई इनके बाद नाम बताने हैं कि इन जैसे वेदांता के कंपोजर कौन थे, योगा का संबंध किससे, न्याय दर्शन किसने दिया, योग दर्शन के बारे में किसने बताया, ठीक है। वेदांता के बारे में कौन बताता है, मीमांसा के बारे में कौन बताता। तो इनके आंसर आप कमेंट सेक्शन में लिखना है, ठीक है। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से कई बार पूछा जाता है। थोड़ी सी प्रैक्टिस करें और अपना 1 नंबर पक्का कर लें। कभी भी कहीं भी उठाकर ये वाला क्वेश्चन चिपका दिया जाता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं, किसी भी एग्जाम में आ जाता है, ये इसका कोई फिक्स नहीं है, ठीक है। तो ये कभी न्याय का पूछ लेते हैं, जैसे योग पतंजलि के द्वारा दिया गया है, ठीक है। पतंजलि ने तो दिया था योग दर्शन। तो अब इस तरीके से आप इनके आंसर कमेंट सेक्शन में लिखना है। मैं देखता हूँ कितने बच्चे अपनी तैयारी को लेकर सीरियस हैं, ठीक है। आ जाइए प्रश्न नंबर 29। विच फिलॉसफी इज फेमस एज द कॉम्प्लीमेंट्री फिलॉसफी ऑफ द सांख्य फिलॉसफी, ठीक है। तो कौन सा दर्शन सांख्य दर्शन के पूरक दर्शन के रूप में प्रसिद्ध है, समख्य, सांख्य, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखते हैं, योगा, न्याय, विशेषिका या वेदांता। तो इसका आंसर भी आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। बिल्कुल इजी है, थोड़ा सा आपने कभी हिस्ट्री के बारे में पढ़ा होगा तो आप इसका आंसर कर जाएंगे, ठीक है। हालांकि वरना कल तो मैं इसका आंसर आपके लिए लेकर ही आऊँगा। अब ये लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए, ये भी होमवर्क का क्वेश्चन है। देखो, मीराबाई कहाँ से रिलेट थी, मीराबाई राजस्थान की थी, ठीक है। मीराबाई यूज टू राइट इन विच लैंग्वेज, तो ये कौन सी लैंग्वेज में लिखती थी, पाली में, अवधी में, ब्रज में या संस्कृत में, ठीक है। तो काफ़ी ट्रिकी क्वेश्चन हो गया है, तो जल्दी से बताइए मीराबाई के द्वारा कौन सी लैंग्वेज में लिखा जाता था, पाली, अवधी, ब्रज या संस्कृत, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आप ये बता सकते हैं आपको वीडियो कैसे लग रहे हैं, ठीक है। अगर आपको हमारे द्वारा बनाया गया ये इनिशिएटिव सही लग रहा है, ठीक है, अच्छा लगता है, तो कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। और आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, इसके अलावा वीडियो को शेयर कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको अच्छा लगता है तो उसके बारे में आप बता ही सकते हैं, ठीक है। नहीं भी अच्छा लगता है तो भी बता सकते हैं। जैसा भी आपको ये हमारा इनिशिएटिव आपकी EMRS के लिए लगा, तो आप उसके बारे में कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो फिर स्टूडेंट मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय। और फिर भी आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इनमें से किसी भी सब्जेक्ट से, जैसे कंप्यूटर हो, GK हो, हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, ज्योग्राफी हो, किसी भी सब्जेक्ट से आप यहाँ पे क्वेश्चन पूछेंगे, हम ट्राई करेंगे कि आपको उसका आंसर कमेंट सेक्शन में विद इन 2 to 3 आवर्स दे सकें, ठीक है। तो फिर स्टूडेंट मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय। आप सब लोग खुश रहें, अपना ध्यान रखें, ठीक है। और अगर टेस्ट सीरीज से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। नंबर है 8118816110, तो ठीक है। ये नंबर यहाँ आपके सामने लिखा हुआ है। टेस्ट इस प्रकार से है। और ये अब देखो, यहाँ तो क्या है, हमारी जो टेस्ट सीरीज है उसमें ये सारे टेस्ट कल कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। तो उसके बाद में अगर कोई भी टेस्ट देना चाहता है, जब तक आपके एग्जाम है, बीच में भी आपको बाद में भी देखते हैं, ठीक है। तो ये सारे टेस्ट फिर मैं आपके पर्सनल लूँगा, ठीक है। आपको क्या होगा, टेस्ट पेपर दिया जाएगा, आप उसका आंसर मुझे एज आंसर शीट पर लिख के देंगे, ठीक है। मैं उसका आपको रिव्यू दूंगा, बताऊंगा, ठीक है, आपको कहाँ करेक्शन का किन चीज़ों का ध्यान रखना है, ठीक है। तो अगर आप पर्सनली असिस्टेंट चाहते हैं तो भी आप ये टेस्ट दे सकते हैं। ऐसा नहीं है टेस्ट ओवर हो गए, जिन बच्चों को आगे भी टेस्ट देना है तो वो टेस्ट दे सकते हैं, ठीक है। तो फिर स्टूडेंट मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आप सब लोग खुश रहें, अपना ध्यान रखें।